हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार पीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम एनसीईआरटी साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या उपस्थित होता है। हमें बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें प्लाज्मा झिल्ली की, तो इसमें आपका प्रोटीन उपस्थित होता है, शर्करा भी होता है और आपका फॉस्फोलिपिड भी होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन होता है, शर्करा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। बात करें प्लाज्मा झिल्ली की कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली यह आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद बात करें, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है किस में पाया जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली यह आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप में भी पाया जाता है और आपका जंतु में भी पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसका मोटाई कितना होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली इसकी मोटाई आपका होता है 5 से 10 तक होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली का मोटाई कितना होता है, तो इसका मोटाई 5 से 10 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए है पादप में, ऑप्शन बी है जंतु में, ऑप्शन सी है पादप और जंतु दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें हम कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति यह आपका केवल पादपों में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल यह आपका पादप में उपस्थित होता है। उसके बाद बात करें, पादप में जो आपका कोशिका भित्ति होता है यह आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, तो पादप में आपका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें, जो आपका कोशिका भित्ति होता है यह पादप कोशिका की बाहरी परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से किसकी है। सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से किसकी है। ऑप्शन ए दिया है तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा जीवाणु का, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। सबसे छोटी कोशिका पूछ ले किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा जीवाणु का होता है। उसके बाद बात करें कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है यह आपका सबसे लंबी होती है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ की खोज किसने की। हमें बताना है कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की है। तो ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है लीवेनहॉक, ऑप्शन सी है अरुण कुमार शर्मा, उसके बाद ऑप्शन डी में है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ इसकी खोज की जाती है लीवेनहॉक द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, लीवेनहॉक द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वही बात करें कि जो आपका जीवित कोशिका है इसका भी खोज आपका लीवेनहॉक ने ही किया है। जो आपका जीवित कोशिका है, कोशिका में कौन सी कोशिका, तो जो जीवित कोशिका है इसका खोज आपका लीवेनहॉक द्वारा किया गया है। उसके बाद लीवेनहॉक ने ही आपका हाइड्रा का भी खोज किया है। और सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया, तो सबसे पहले कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। जो कोशिका किस प्रकार की कोशिका थी, यह कोशिका आपका मृत थी। सबसे पहले पूछ ले कोशिका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने।
उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले मृत कोशिका किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका खोजा गया वह आपका मृत था। और जीवित कोशिका खोजा गया किसके द्वारा, लीवेन हॉक द्वारा। प्रोटोजोआ का खोज भी लीवेन हॉक ने ही किया है और हाइड्रा का खोज भी आपका लीवेन हॉक द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का फैलाव क्या कहलाता है। हृदय का जो फैलाव होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संकुचन, ऑप्शन बी है प्रसरण, ऑप्शन सी है लवडब, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हृदय का फैलाव होता है इसे आपका प्रसरण कहा जाता है। प्रसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रसरण को इंग्लिश में आपका डायस्ट्रॉल कहा जाता है। जो हृदय का जो फैलाव होता है इससे आपका प्रसरण अर्थात डायस्ट्रॉल कहा जाता है। वहीं हृदय का जो सिकुड़न होता है उसे संकुचन कहते हैं। हृदय का जो आपका सिकुड़न होता है इसे क्या कहा जाता है, तो हृदय के सिकुड़न को आपका संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। हमें बताना है कि विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है रेटिनॉल, ऑप्शन बी में है स्कॉर्बिक, उसके बाद ऑप्शन सी में है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं पूछे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे आपका रक्तौंधी रोग होता है। उसके बाद पूछे कि विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका होता है गाजर होता है। क्या होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें शरीर की सैनिक की, तो शरीर का सैनिक आपका डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स को आपका शरीर का सैनिक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है इसमें आपका केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक आपका डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी इसका एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम आपका ल्यूकोसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ओ निगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी में है ए, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वदाता रक्त समूह यह किसे कहा जाता है, तो यह आपका कहा जाता है ओ निगेटिव। केवल ओ रहेगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सर्वदाता अर्थात देने पर क्या होता है, देने पर आपका कमी होता है। तो देने पर कमी होता है तो इससे आप याद रखेंगे कि सर्वदाता कौन सा है, ओ निगेटिव है। वहीं पूछ ले कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही पूछ ले तो यह आपका ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव जो है आपका क्या है, सर्वग्राही आपका रक्त समूह है, ग्रहण करता है तो इस पे प्लस है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रॉयल डिजीज के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। रॉयल डिजीज के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है काली खांसी, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो रॉयल डिजीज की बात करें तो यह आपका कहा जाता है हीमोफीलिया को। किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया को आपका रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया जब हो जाता है तो इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया में आपका रक्त का जो थक्का होता है यह आपका नहीं बन पाता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मिक्सिडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है। मिक्सिडीमा जो रोग होता है इसका संबंध किस ग्रंथि से है। ऑप्शन ए में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम मिक्सिडीमा रोग की तो इसका संबंध आपका है थायराइड ग्रंथि से। किससे है, थायराइड ग्रंथि से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
जो थायराइड ग्रंथि है यह आपका सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह आपका थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद बात करें, जो थायराइड ग्रंथि होता है यह उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, तो यह आपका उपापचयी जो क्रिया होता है इसका नियंत्रण करने का काम आपका थायराइड ग्रंथि ही करता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कितने ग्रंथि होते हैं। मस्तिष्क में कितने ग्रंथि होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मस्तिष्क में ग्रंथि की, तो मस्तिष्क में हमारे 3 ग्रंथि पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यह आपका होता है पीयूष ग्रंथि होता है। उसके बाद बात करें तो दूसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, दूसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद हम तीसरी ग्रंथि की बात करें तो तीसरी आपका होता है पिनियल ग्रंथि। क्या होता है, पिनियल ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि को आप ध्यान रखेंगे, जो आपका पीयूष ग्रंथि है इसे आपका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड अर्थात मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो हाइपोथैलेमस होता है यह आपका ताप नियंत्रण का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह आपका ताप नियंत्रण का काम करता है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। जो आपका पिनियल ग्रंथि है इसे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपका किसे कहा जाता है, तो यह आपका पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इसे आपका मस्तिष्क का रेत भी कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि को मस्तिष्क का रेत यह भी कहा जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एसिड रेन में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमें बताना है कि एसिड रेन अर्थात जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन में आपका नाइट्रिक अम्ल होता है और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, इनमें से एक से अधिक। जो आपका एसिड रेन होता है इससे आपका इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। एसिड रेन को आपका इमारतों का कुष्ठ रोग पूछ ले किसे कहा जाता है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है आपका एसिड रेन को। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि एसिड रेन होता है इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घुटने की हड्डी क्या कहलाती है। घुटने की हड्डी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है पटेला, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टीबिया, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो घुटने की हड्डी होती है इसे आपका पटेला कहा जाता है। घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। फीमर क्या है, फीमर आपका जांघ की हड्डी है। जांघ की जो हड्डी है वह क्या है, फीमर है। और यह आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले कौन सा है, तो यह आपका क्या है, यह आपका फीमर है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और फीमर जांघ की हड्डी है। उसके बाद बात करें, जो आपका घुटने की नीचे की पैर में 2 हड्डियां होती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपका टिबिया कहते हैं और आपका फेबुला कहते हैं। टिबिया और फेबुला यह आपका घुटने की नीचे की 2 हड्डियां होती है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एड्स का वायरस क्या है। हमें बताना है कि एड्स का वायरस क्या है। तो ऑप्शन ए में है अर्बो वायरस, ऑप्शन बी है रेट्रो वायरस, ऑप्शन सी है वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एड्स का वायरस क्या है, तो एड्स का वायरस आपका रेट्रो वायरस है। क्या है, रेट्रो वायरस आपका एड्स का वायरस है। उसके बाद बात करें, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है इसे क्या कहते हैं। तो एड्स का जो टेस्ट होता है इसे आपका एलिसा टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एड्स का जो टेस्ट होता है इसे आपका एलिसा टेस्ट कहा जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है,
तो एड्स दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है, तो यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कालाजार रोग का परजीवी क्या है? जो आपका कालाजार रोग होता है, इसका परजीवी क्या है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लिस्मानिया, ऑप्शन सी है एंटमीबा, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो कालाजार रोग की परजीवी की बात करें तो यह आपका है लिस्मानिया, आपका परजीवी है। क्या है? लिस्मानिया जो है यह आपका कालाजार रोग का परजीवी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें, जो कालाजार होता है इसका वाहक कौन है? तो कालाजार का वाहक पूछ ले कौन है, तो इसका वाहक आपका है बालू मक्खी है। क्या है? कालाजार का वाहक आपका है बालू मक्खी है। उसके बाद बात करें, जो कालाजार अगर आपको हो जाएगा तो इसमें क्या होता है? बुखार आता है। कालाजार में आपका बुखार भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है लगभग 1.5 लीटर, ऑप्शन बी में है लगभग 3 लीटर, ऑप्शन सी में है लगभग 3.5 लीटर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा आपका होता है लगभग 1.5 लीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? तो नागफनी की बात करें तो इसमें आपका जो पत्तियां होती है वह किसमें रूपांतरित हो जाती है? कांटों में होती है कि जड़ में होती है, फल में होती है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका नागफनी होता है इसमें पत्तियां जो होती है यह आपका कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ी पाई जाती है? जो गेहूं होते हैं, धान हो गया, उसके बाद जौ हो गया, इसमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है मूसला जड़, ऑप्शन बी है तंतुमय जड़, ऑप्शन सी है प्राप्त जड़, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें आपका जो गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, इसमें आपका तंतुमय जड़ पाया जाता है। किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? तंतुमय जड़ पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मूसला जड़, और दूसरा क्या होता है? रेशेदार जड़, या आपका तंतुमय जड़। जो आपके मूसला जड़ होते हैं इसमें एक मुख्य जड़ होता है, और जो आपका रेशेदार जड़ होता है इसमें आपका कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्धित रूप है? प्याज किसका परिवर्धित रूप है? ऑप्शन ए में है तना का, ऑप्शन बी है जड़ का, ऑप्शन सी है पत्ता का, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें प्याज का, तो प्याज आपका तना का परिवर्धित रूप है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? अमाशय जो हमारा है इसमें भोजन का जो जीवाणु होता है इसे नष्ट करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए में है HCl, ऑप्शन बी है D2O, ऑप्शन सी है PB, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करने का काम आपका HCl करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आज की क्लास में हमने NCERT साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।